इंसान और हैवान में फ़कत फ़र्क सिर्फ सही और गलत का है। अगर ये फ़र्क ख़त्म हो जाए तो इंसान हैवान से ज़्यादा बदतर बन जाता है। मैं हूँ आपका होस्ट सादुर रहमान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलबर्ग में, जहाँ हम एक ऐसी स्टोरी को कवर करने आए हैं जिस स्टोरी को आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। ये स्टोरी एक ऐसी बच्ची की स्टोरी है जिसने अभी ज़िंदगी की रौनकें नहीं देखी थी, जिसने अभी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ नहीं देखी थी, जो अभी जवान भी नहीं हुई थी। उसको क्या पता था कि उसके घर के करीब ही उसको मौत की नींद सुला दिया जाएगा। ये वाक़या है 9 अक्टूबर का, और 9 अक्टूबर से पहले 8 अक्टूबर को सब कुछ मामूली ज़िंदगी के मुताबिक चल रहा था। उस ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा था, इस घर का माहौल अच्छा था, बच्चे खेलते थे, सब एक दूसरे को प्यार करते थे। लेकिन 9 अक्टूबर की सुबह 7 बजे उसको क्या पता था, उस मासूम बच्ची आमना को, कि 9 अक्टूबर का सूरज उसके लिए मौत का ख़तरा होगा। उस बच्ची के साथ 9 अक्टूबर को क्या हुआ और उसको किस किस्म का तशद्दुद उस पे किया गया और उसकी मौत किस तरह हुई, उसको किस तरह से कत्ल किया, मैं जानूँगा इनकी फैमिली से। मेरे साथ आइए। मुझे बताइए, कराची के इस इलाके गुलबर्ग में कितने अरसे से आप रिहाइश पज़ीर हैं, और क्या करते हैं, आपका मतलब जॉब वगैरह क्या है? मेरा नाम अब्दुल वली आफरीदी है। मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, कराची के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोग 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं यहाँ पे। और कराची के अंदर ज़ाहिर है मेरे जो वालिद साहब हैं वो जनाब 1960 से यहाँ पे आबाद हुए थे। ये इसी जगह पर हमारी रिहाइश है, शुरू से यहीं पर रिहाइश पज़ीर हैं। यहीं से हमारी जो है ना बेसिकली एजुकेशन भी हमारी यहीं की है। फिर हम ज़ाहिर वकालत के पेशे में हैं, वो भी हमारी यहीं की है। वकालत के पेशे में भी जनाब हम 2008 से इसमें रेगुलर प्रैक्टिस में हैं। मुझे ये भी बताइएगा, आप उसके बाद जब ये वाक़या हुआ, ये तो 9 अक्टूबर को वाक़या पेश आया था, उससे पहले कैसा मामूल ज़िंदगी था, क्या चल रहा था ज़िंदगी में? देखिए, इस वाक़ये से पहले तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सही थी, पीसफुल लाइफ थी, पुरअमन लाइफ थी। इलाका भी पुरअमन है और इस तरह के जो है ना क्रिमिनल एलिमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं हैं। ये जितना भी इलाका है ये क्रिमिनल फ्री इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस तरह की वारदात कभी नहीं हुई है, कभी भी वहम गुमान में नहीं रहा। ना कभी हमारी सोच में, ना कभी हमें इस चीज़ का पता था, ना कभी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि हमारे साथ इस तरीके से एक इंसिडेंट होगा जो इंतहाई भयानक टाइप का इंसिडेंट था। और यकीन जाने अभी इंसिडेंट को भी जाने चंद दिन हो गए हैं, 9-10 का वक़ूआ है, और आज भी हमें यकीन नहीं आ रहा कि हमारे साथ इस तरीके से वाक़या हो सकता है या हुआ है या हुआ था। इस तरीके से आज भी यकीन नहीं आ रहा हमें। ये बड़ा ही जैसे एक सरप्राइजिंग इंसिडेंट था और हैरानकुन भी था। ज़ाहिर है इस तरह के इंसिडेंट कभी यहाँ से रिपोर्टेड ही नहीं हुए हैं, इवन दूर दूर तक। हमारी फेडरल बी एरिया काफ़ी बड़ा इलाका है, कभी भी इस तरीके से इंसिडेंट नहीं हुए यहाँ पे। ये फ़र्स्ट टाइम लाइफ के अंदर हुआ है। अच्छा, जब आपको ये सबसे पहले ख़बर मिली तो आपको किसने सबसे पहले ये ख़बर दी? आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे? क्या सूरत हाल थी? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, वाक़या 9 अक्टूबर को पेश आया सुबह के टाइम, तो सबसे पहले आपको ख़बर किसने दी? देखें, 8 अक्टूबर तो ज़ाहिर है कोई ऐसा इशू नहीं था वहाँ पे, नॉर्मल लाइफ थी वहीं पे हमारी। 3 अक्टूबर को ज़ाहिर है भाई अब्दुल बासित जिनकी बच्ची थी, वो भी एडवोकेट हैं, वो गए थे उम्रे की शहादत के लिए। तो ज़ाहिर है उन्होंने आना था वहाँ से, 14 तारीख को आना था, 14 तारीख का उनका टाइम था। ज़ाहिर है 10 दिन के उस पे थे, टूर पे थे वो भी, जो उनकी ज़ाहिर है उम्रे की शहादत के लिए गए थे। तो 8 तारीख को हमारा मामूल ये था कि ईशा की नमाज़ के बाद हम फ़ौरन बच्चों को अंदर करते थे, दरवाज़े बंद करते थे कि इसके बाद ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए। तो हस्ब मामूल वही हुआ था। अब ज़ाहिर है उसके बाद हमें तो ज़ाहिर है फिर अपनी रूटीन लाइफ में जब सो गए, सारे सो गए। सुबह सुबह ज़ाहिर है हम उठे, हमारे बच्चे भी उठते हैं, वो ज़ाहिर स्कूल गोइंग बच्चे हैं, माशाल्लाह सारे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं इसमें। ये छोटी बच्ची थी, ये स्कूल गोइंग नहीं थी बिकॉज शी वॉज़ टू यंग। और ये भी कम्प्लीटली 3 साल की थी भी नहीं तकरीबन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिसामत ऐसी दी थी कि वो 3 साल की लगी। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट था नहीं। हम सुबह सुबह उठे थे, नाश्ता वगैरह बच्चों ने किया। ज़ाहिर है ये बच्चे भी नाश्ता करने के लिए बैठे थे। नाश्ते से पहले ही बच्ची बाहर निकली थी। ज़ाहिर है बच्चे पे दुकान जाते हैं, अपनी लंच लेते हैं, दुकान से बच्चे लंच के लिए जाते हैं। तो ये बच्ची भी पीछे से निकली है, तकरीबन 7 बजे के बाद से 7 बजे निकली है। और 7 बजे के बाद जैसे ही घर वालों को पता चला कि वजना बच्ची नहीं कहीं गई हुई है,
जब बाहर देखा तो बच्ची नहीं नज़र आ रही है, तो बाकी बच्चे ने भी ज़ाहिर है कि एक शोर शराबा सा हो गया कि यार बच्ची नहीं मिल रही, तो बच्ची को सारे ढूंढने के लिए निकल गए, बच्चे भी सारे ढूंढने के लिए गए। मुझे पता चला थोड़ी देर बाद पता चला, जब पता चला कि बच्ची नहीं, तो मैं जब बाहर निकला तो बच्ची की वहाँ से मेरा एक भाई अब्दुल वासे है, उन्होंने वहाँ से उसकी डेड बॉडी वहाँ से उठाई, किसी ने इतला दी कि बच्ची को तो यहाँ गिराया हुआ है। तो उसके गले के अंदर ज़ाहिर एक दुपट्टा बांधा गया था, 3 गिटारें टाइट वाली बांधी गई थी जिस तरीके ताकि वो सांस न ले सके, उसकी सांस ज़बरदस्ती बंद की गई थी। तो वो हमारे लिए ज़ाहिर एक सरप्राइजिंग था। फिर भी मैंने भाई को बताया कि मैंने कहा यार आप इसको करीबी अस्पताल लेके जाएं, जहाँ पे रफ़ायम हॉस्पिटल हमारे करीबी है। हम रफ़ायम अस्पताल बच्ची को लेके चले गए, मैं थाने चला गया, मैंने थाने में रिपोर्ट की, वहाँ से पुलिस की टीम भी पहुँची। रफ़ायम उन्होंने उसकी बताया कि जनाब इसकी तो डेथ हो गई। मुझे बताइएगा ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अब इसके हवाले से कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास आया, कोई ऐसा शख्स जिसने आके आपसे इस तमाम तर वाक़ये के ऊपर, होता है कि इंसान, बच्ची तो चली गई लेकिन कोई ऐसा शख्स आया, और आपकी अपील क्या होगी इस केस के हवाले से? पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? मुलजिम तो अक्सर गिरफ़्तार हो जाते हैं लेकिन कैफ़र किरदार तक नहीं पहुंच पाते, अक्सर मुजरिम जो हैं वो जेलों से भाग भी जाते हैं। इस हवाले से आपकी अपील क्या होगी? तो यही अपील करूँगा कि इस तरह के जो मुलज़िमान हैं, इस तरह के जो जुर्म करने वाले लोग हैं, उनको तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, बल्कि एक ओपन चौराहे पे इवन जिस मोहल्ले के अंदर इंसिडेंट होता है उसी मोहल्ले के अंदर उसको लटका के उनको जो ना सज़ा दी जाए, खड़ी से खड़ी सज़ा दी जाए। उसकी वजह यह है कि जब तक वो मोहल्ले के लोग देखेंगे नहीं तो उससे वो सबक नहीं लेंगे। अगर सज़ा होती भी है तो यहाँ आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता। जब हमें बच्ची हमारे हाथ आई, ज़ाहिर है उसको फिर हम लेकर गए पोस्टमार्टम, फिर पुलिस की टीम आई, फ़ौरन डीएसपी साहब आ गए, फिर ज़ाहिर है एसएचओ साहब पहुँचे इलाके के, उन्होंने फिर इलाके की सीसीटीवी फुटेज निकाली है। फुटेज के अंदर जो है ज़ाहिर है फिर हमारा एक करीबी पड़ोसी है, नसीर नाम है उनका, जो भी काफ़ी अरसे से, जब से हम रिहाइश पज़ीर हैं वो भी यहीं पर रिहाइश पज़ीर हैं, ठीक है। तो जब हमने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जब पुलिस ने उसको ट्रेस आउट किया कि एक बंदा कंधे पे बोरी रख के लेके जा रहा है, क्योंकि बच्ची फ़िज़िकली किसी भी कैमरे के अंदर नज़र नहीं आई कि यहाँ से यूँ गई हो या राइट गई हो या लेफ़्ट गई हो, फ़िज़िकली बच्ची की मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। बच्ची को जब उसने मारा तो उसने बोरे में डाला और बोरा उसका नज़र आ रहा है, बोरे के अंदर बच्ची नज़र आ रही होती है कि जनाब ये बच्ची की डेड बॉडी लेके जा रहा है, और जनाब वहाँ जाके खामोशी के साथ गली के अंदर फेंक के वो वहीं से निकल जाता है और उसकी मशकूक मूवमेंट सारी उसमें नज़र आ रही होती है। उसके बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये मर्डर इसने किया है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर हमारी एफ़आईआर की कार्रवाई थी, फिर हमने एफ़आईआर दर्ज कराई। हमने तो उस वक्त एफ़आईआर ज़ाहिर अननाउन के ख़िलाफ़ दर्ज करी थी, चूँकि उस वक्त हमें इल्म में नहीं था हमारे। जब ये चीज़ सामने आ गई तो फिर उसके बाद जो है ना इसके पीछे पुलिस लगी, फिर ज़ाहिर है पुलिस बाद में पता चला कि जनाब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। मुझे बताइएगा, आप बच्ची के चाचा हैं, तो बच्ची की अफसोसनाक मौत की खबर आपने उनके वालिद को कैसे दी? देखिए मुझे जब पता चला, ज़ाहिर है मैंने तो भाई से रब्ता करना था। भाई को बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये कोई फ़िज़िकल डेथ नहीं थी, तभी मौत नहीं थी, इट वाज़ अ मर्डर केस था। और मर्डर केस के अंदर ज़ाहिर है भाई को भी पता है कि आगे प्रोसीजर क्या होता है। ज़ाहिर है हमारे पास एमएलओ का एक प्रोसीजर होता है, पोस्टमार्टम होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो पहले मैंने ज़ाहिर है उनके इल्म में ये बात था, मैं एक वॉइस मैसेज के थ्रू मैंने इनको एक मैसेज किया कि काइंडली अगर आप कॉल बैक कर सकते, उनके पास नंबर नहीं था, पाकिस्तानी नंबर मिल नहीं रहा था वहाँ पर। तो मैसेज के थ्रू मैंने इनको मैसेज कन्वे किया, वॉइस मैसेज किया कि इस तरीके से एक इंसिडेंट हुआ है, भाई क्या करते हैं, आप आ सकते हैं तो आप आ जाएँ। बताना तो बड़ा मुश्किल है मुझे, लेकिन ज़ाहिर है फिर बताना पड़ा, ज़ाहिर है वालिद साहब हैं। फिर वो भाई ने ज़ाहिर है तसल्ली मुझे भी दी कि आप आगे कानूनी कार्रवाई करें, अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करें, और मेरा ज़रा आना मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर है मेरा तो एक टाइम फ्रेम फिक्स हुआ है, उस हिसाब से ज़ाहिर है उम्र की सादत पूरी करनी है, तो वो ज़ाहिर आऊँगा तो इस हालात में आ नहीं सकता हूँ, आप अपनी पूरी कार्रवाई करें। भाई को बताने के बाद थोड़ा सा ये था कि मेरा थोड़ा सा बोझ थोड़ा कम हो गया, क्योंकि भाई ने मुझे ज़िम्मेदारी दी तो मैं आगे फिर चलता गया। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और जाहिर सी बात है जिस तरह आप बता रहे हैं कि मीडिया वाले भी आए, सब हुकूमती कोई नुमाइंदा आया आपके घर आपसे मिलने इस तमाम तर वाक़ये के बाद? हुकूमत वक्त की भी अपनी एक ज़िम्मेदारी है, ज़ाहिर है हुकूमत स्टेट है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो सिटीज़न्स की प्रोटेक्शन उनकी ज़िम्मे में आती है, उनकी ज़िम्मे में आती है, और स्टेट का काम है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए मेरे पास तो काफ़ी ज़ाहिर चैनल वाले भी आते रहे, यहाँ पे मीडिया वाले भी आए, सब ने रिपोर्टिंग भी की, लेकिन एक गिला शिकवा तो ज़रूर है कि हुकूमत सिंध की तरफ से मेरे पास कोई नुमाइंदा नहीं आया।
ना मेरे भाई के पास आया ना हमारे पास आया कि कम से कम वो आके कम से कम और नहीं तो कम से कम वो जो ज़ख्मों पे दिलासा मरहम तो रख सकें, दिलासा तो दे सकें, उस हवाले से भी नहीं है। मुझे ये भी बताइएगा, बच्चियां सबके घरों का फूल होती हैं, हर घर में बच्चियां होती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो किससे ज़्यादा अटैच थी, किसकी ज़्यादा लाडली थी? आप भी चाचा थे, चाचा अमूमन ये होते हैं कि बच्चियों से बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो बच्ची ज़्यादा लाडली किसके साथ थी? देखिए, बच्ची की जो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट थी ना, जिस जगह आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस जगह आप बैठे हुए हैं यहाँ पे बच्ची अपने वालिद के साथ, जब भी वालिद साहब आते थे कोर्ट से, ये उनके साथ बैठी होती थी, जाती भी नहीं थी। और माशाल्लाह इतनी काबिल बच्ची थी, छोटी उम्र थी, लेकिन जब आती थी अपने वालिद साहब के लिए, जब वज़ू करते थे या थके हुए आ गए तो उनके लिए पानी रख लिया, थोड़ा सा पानी लाती थी, लेकिन वालिद के आगे रखती थी कि पापा पानी पिएँ। अच्छा, दूसरा जब पापा वज़ू करते थे तो फिर पापा के सामने वो मुसल्ला बिछाती थी, जो जानेमाज़ है वो बिछा के रखती थी कि पापा नमाज़ बिछा तो नहीं सकती थी, छोटी थी बेचारी, लेकिन अपनी एफर्ट्स वो करती थी। इस तरीके होती है जैसे एक मैच्योर बच्ची होती है ना, वो ये काम करती है। तो ये अपने वालिद साहब से बेतहाशा मोहब्बत करती थी, और ज़ाहिर है वालिद साहब से भी, और वालिद साहब की भी उनसे बेतहाशा मोहब्बत थी, वो तो उनकी बड़ी लाडली थी। हमारे और भी बच्चे हैं, ये बच्ची एक यूनिक सी थी, और ज़ाहिर है सबसे प्यार करती थी और सबको अच्छी लगती थी बच्ची। हमारे पास भी आती थी, ज़ाहिर है हम कभी कभी बेचारी आती थी, हम चीज़ भी खिलाते थे तो खुश हो जाती थी। तो वालिद साहब से उनकी अटैचमेंट इंतहाई ज़्यादा थी, और वालिद साहब बहुत ज़्यादा उनको अजीज़ थे। मुझे बताइएगा, आपके जैसे भाई ने बताया कि आपने उनको खबर दी, तो आपको सबसे पहले कब खबर मिली, क्या सूरत हाल थी? सुबह का वक्त था, आप जब वहाँ पे गए, क्या कंडीशन थी उस वक्त? यानी ये 9-10 का वाक़या है, सुबह 7 से 7:30 बजे का वाक़या था। मुझे मेरी भांजी 9 साल की है, उसने मुझे बताया, भागती आई, कह रहे मामू मामू आमना को किसी ने ना मार दिया है। मैं बोला गाड़ी वाले ने मारा है क्या? कह रहे नहीं, उसके गर्दन में दुपट्टा किसी ने बांधा हुआ है। अच्छा, मैं घर से भागता भागता निकला, जैसे मैं पीछे गली में, हमारे घर से 4-5 घर छोड़ के मैं पीछे जब गया तो देखा कि आमना की वो मेन हॉल बना हुआ है, उसके साथ उसको ऐसा लिटाया हुआ है और गर्दन पे कस कस के उसका दुपट्टा बांधा हुआ है, और 3-4 गिठाने उसको दी थी। नेट का दुपट्टा था पीले कलर का, और उसको ऐसे दर्दी से, मैंने जब जैसे ही देखा मेरे ना मुँह से चीखें निकली, रोने की आवाज़। मैं बोला आमना, ये जुल्म किसने किया है, ये किसने मारा है आपको बेटा? मैंने जल्दी से उसकी गिठाने खोली, मैं बोला ताकि उसका दम आ जाए, उसकी आंखें खुली की खुली सफ़ेद रह गई थी। और बस ऐसा क़यामत वाला मंज़र था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये भी बताएं कि ज़ाहिर सी बात है, वो वक्त बड़ा क़यामत जैसा वक्त होगा कि जब आप ये ज़हन गुमान में नहीं होगा, इतने अरसे से आप रिहाइश पजीर हैं यहाँ, तो बच्ची को उस हाल में देखा होगा, क्या कहेंगे उस हवाले से? क्या कैफियत थी वो जब बच्ची को आपने इस तरह से देखा? ऐसा क़यामत खेज़ मंज़र था कि बस मेरे अपने बिल्कुल जिस्म काम ही नहीं कर रहा। मैंने कितनी मुश्किलों से उसके गिठाने खोलता रहा। मैं बोला ये जुल्म किसने किया है हमना बेटा? फिर उसको मैंने जब खोली गिठाने, आंखें ऐसी सफ़ेद रह गई थी, उसको मैंने ठप ठप किया। मैं बोला था क्या बता सांस आ जाए, लेकिन बच्ची बेदम थी, टांगे हाथ पाँव सारे ऐसे। उसको मैंने उठाते मैं भागता जब यहाँ से गया ना, मेरी तो बस वहाँ मेरे सब घर वाले, मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें सब पहुँच गई थी। एक कोहराम मच गया था पूरे, उस कोहराम से जो ना सारे मोहल्ले की औरतें, लेडीज मर्द सब निकले, बच्चे। और फिर मैं बच्ची को भागता हुआ जो ना, हमारे पड़ोसी थे, उसने वो एक गाड़ी निकाला था, उसने देर कर दी, फिर उसके ने बाइक पे बिठाया, फिर हम लोग बाइक पे भागते हुए रिफाइमा हॉस्पिटल है हमारे घर के पीछे ही है, लोग 13 में, वहाँ पे जब हम लेके गए इमरजेंसी में, डॉक्टर साहब ने बोला कि आप भाई आपकी बच्ची जो है एक्सपायर हो चुकी है। उसने ऑक्सीजन लगाया सारा, बहुत उसने मेहनत की। आप, जाहिर सी बात है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप उससे, बच्ची से ज़्यादा अटैच थे, तो बच्ची हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद जो घर पे जाहिर सी बात है इत्तला देने का मरहला होता है, सबसे पहले आपको पता चला, वो क्या वक्त था? और ये भी मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि पुलिस ने मुल्ज़िम को तो गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन पुलिस जो है वो मुल्ज़िम को गिरफ़्तार तो कर लेती है, अक्सर मुल्ज़िम छूट जाते हैं। इस हवाले से क्या अपील देना चाहेंगे? बस हम लोग तो 14 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई उम्रे से आएंगे, खुशियाँ होंगी घर में। बच्ची के लिए उनकी वालिदा ने नया सूट बनाया था, कह रहे पापा आएंगे तो आपको ये सूट पहनाएं। वो सूट अभी भी पड़ा हुआ है बच्चे।
ऐसा वाक़या था कि बस पूछो नहीं। एक क़यामत का मंज़र था हमारे घर में, जो क़यामत आई थी ना। और फिर जब हम बच्ची को जनाजा जब हुआ तो अब्बासी हॉस्पिटल लेके चले गए पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ से जब घर लेके आए ईदी सेंटर से, यहाँ पे अलग एक बहुत बड़ा वो था, प्रोग्राम था। उसके बाद नमाज जनाजा हुआ। बस जैसे ही हम लोग गाड़ी में बच्ची को बिठाया, मेज़ को लेके गए, हमें वहाँ पे ही पता चल गया था रफ्ताने से पहले ही कि आपका जो है ना उस दिन गिरफ़्तार हो गया है, वो आपका पड़ोसी है। हम लोगों को बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था। बोलते कौन सा पड़ोसी? बोला आपका पड़ोसी नसीर, उसने ये किया है। मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपके भाई ने बताया कि आप उम्रे पे थे, कुछ दिन कबल आप उम्रे पे गए थे और ये इतनी अफसोसनाक क़यामत आपके घर पे बर्पा हुई, तो इसकी ख़बर सबसे पहले आपको मिली और आप उस वक्त किस कैफियत में थे, क्या सूरत हाल थी? हम वही टाइम पे 7 बजे तकरीबन वहाँ का टाइम था यार। तो उससे पहले तकरीबन नीचे उतरे और गाड़ी का हमने सामान रखने के लिए जैसे गाड़ी रुकी, सामान अचानक एक पैगाम आया मेरे दोस्त नूर अहमद को व्हाट्सएप के। उसने बताया कि बासित तुम्हारा कोई घर में कोई मसला हुआ है और ये ज़रा आप देख लें। मैंने क्या मसला हुआ, खैरी तो है? बोला आप इस मैसेज को पढ़ें। तो मैसेज में तो मेरे भाई अब्दुल वली अफरीदी का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपकी छोटी बच्ची आमना का इंतकाल हो गया, इस तरह शहीद हो गई हैं और उनको इस तरह को शहीद किया गया है। और वो ये है कि तो आपसे हम ये, क्योंकि मेरे बड़े हैं भाई हैं और फिर मेरे दोस्त भी हैं वली अफरीदी, भाई ये भी दोस्त भी हैं हमारे, एक कुलीग भी एक साथ हैं। तो मशवरा इसलिए आपको बताना चाहता हूँ और क्योंकि आप उनके वालिद हैं और बाद में फिर ज़्यादा दिल में आया कि मुझे बताया क्यों नहीं। तो आप मुझे प्रोग्राम बता दें। उनकी तो डेथ हो चुकी है और अब उसको आप मुझे परमिशन देंगे या वापस आना है, मुझे फैसले से आगाह करें क्या करना है। मुझे बताएं कि जब वो ख़बर मिली तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है इंसान की सूरत हाल ऐसी होती है कि वो इतनी बड़ी ख़बर सुनने के बाद परेशान हो जाता है और क़यामत बर्पा हो जाती है, ज़मीन निकल जाती है नीचे से पाँवों के। तो क्या कहेंगे उस वक्त, क्या कैफियत थी? यकीन जाने तो आमना से मैं बहुत मोहब्बत करता था और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। और आपने जैसे फरमाया कि वहाँ मेरी फीलिंग ऐसी थी कि बस समझो कि पाँव से ज़मीन निकल जाती है ना। अब मुझे कुछ तो के लिए समझ में नहीं आया। वो परेशान हो गए जो मेरे साथी थे, बस वाले भी रुक गए सारे। अब क्योंकि हरम के बिल्कुल बाहर हैं, अल्लाह का घर है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ज़हन में रखा, क्योंकि हम अल्लाह के मेहमान होते हैं। जो उम्रे पे जाता है वो अल्लाह का मेहमान होता है। मक्के मदीने के लोग भी उनसे ऐसे पेश आते हैं क्योंकि अल्लाह का मेहमान है। तो मैंने कहा कि यार मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाना है और ये मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करना है, क्योंकि दुनिया की बड़ी अदालत, उससे बड़ी अदालत कोई भी नहीं है। तो मैंने मैसेज दिया वली को, मैंने वली भाई देखो हम इंसान हैं और अल्लाह की रज़ा पे रज़ा होनी चाहिए। बाकी इंसान तो होता है, लेकिन आमना मेरे को फूल जैसी बच्ची थी, तो उससे किससे क्या होता है। बहरहाल आप ऐसा करो, अपने मोहल्ले के तमाम CCTV कैमरे नहीं है, वो आपने 2-3 घंटे के पूरे रिकॉर्ड रखना है और मेडिकल आपने पूरा करवाना है। बाकी अल्लाह इंशाल्लाह आसान करेगा, अल्लाह हमारे साथ है। तो उसके बाद फिर हमने अपने मदीने की तरफ गए, गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने कहा आप दफना सकते हैं, परमिशन आपको है। तो मदीने की तरफ रवाना हो गए। तो मैंने पूरी मक्के से मदीने तक मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा। तो जैसे मस्जिद नबी दाखिल हुए, वज़ू ताज़ा की हम लोगों ने सूरतुल अतहियत मस्जिद पढ़ी और असर की वो अभी तक गिरफ़्तारी इनकी नहीं हुई थी। तो जैसे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए चले गए, हम दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते वहाँ चले गए, सलाम किया, अपनी शिफ़ात उम्मत की शिफ़ात हमने मांगी। तो मैंने अपने फ़रियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैंने ए दोनों जहान के सरदार उल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बच्ची बीबी आमना जो आपकी वालदा माजदा के नाम पे मैंने नाम रखा था, बड़ी मोहब्बत के साथ रखा था, तो वो बच्ची किसी दरिंदे ने छीन ली है। मैं अपना मुकदमा आपकी अदालत में लाया हूँ, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। ऐसे मैं बिल्कुल रोता हुआ बाहर निकला है, मैसेज आया कि वो आपका वो बंदा मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ है। तो हमने पूछा कि भाई कौन है ये? तो उसने कहा कि तुम्हारे मोहल्ले में नसीर कौन है? मैंने कहा नसीर तो मेरा पड़ोसी है, उसने हरकत की है। वो कहते हैं कि जी हाँ ये नसीर है, वही कश्मीरी लड़का, उसने हरकत की है। तो मेरे यकीन जानो मेरे बिल्कुल यानी सोच भी नहीं सकता मैं कि आदमी ऐसा हरकत कर सकता है कि मोहल्ले में एक साथ 40-50 साल एक साथ रहें और उस छोटी बच्चे का गला गोंदेगा और उसको गिठान बांधेगा, मारेगा। तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये भी बताएं कि जाहिर सी बात है वो वक्त बड़ा क़यामत जैसा वक्त होगा कि जब आप
कि ज़हन गुमान में नहीं होगा, इतने अरसे से आप रिहाइश पजीर हैं यहाँ, तो बच्ची को उस हाल में देखा होगा, क्या कहेंगे उस हवाले से, क्या कैफियत थी वो जब बच्ची को आपने इस तरह से देखा? जब तक मैं था यहाँ पर तो वो मुझसे हिलती नहीं थी, मेरे पास ही होती थी, पापा 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 पापा। अल्लाह ने उसको क्वालिटी रखी थी, बस मुझसे बोलती। अब वो अगर वहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ ना तो वो लड़ती थी कि नहीं पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। यहाँ आके मेरे पास बैठी होती थी। अब वो सुबह उठी तो घर वालों ने बताया कि वो कह रही थी अम्मी नाश्ता कर, नाश्ता चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ, हल्की हल्की बोलती थी चाय बनाओ। ये 2.5 साल और 3 साल के दरमियान बच्ची है, 7 मार्च को पैदा हुई थी 2022 को। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि हम चाय बना, तो वो कह रहे मुझे गर्मी लग रही, थोड़ा बाहर बिठाओ। तो उन्होंने वो जो अंदर का गेट खोला, वो आ गई यहाँ पर। अब बाकी औरतें उसमें लग गई, नाश्ता बनाना, बच्चे जो ना यूनिफॉर्म पहनने लगे। इतने में ये कैमरे आते हैं तो ये घर से बाहर निकलती है, नज़र आती, कैमरा उसको मारता है। तो 2-2.5 मिनट रुकी तो ऐसे आगे जैसे कोई इसको बुला रहा हो तेज़ी कदम के साथ, वो आई। अब यहाँ से बच्ची गायब हो गई। तो मज़ीद जब देखा तो कैमरों को चेक किया, अब ये बंदा जो है ना इसको अंदर लेके गया हुआ है। थोड़ी देर बाद अब हमें मेरे बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये अंदर है या बाहर है। बच्चे आते हैं दोनों, अब्दुल बारी अब्दुल हादी, ये ढूंढने के लिए आते हैं बाहर। एक बच्चा इधर जाता है, फिर मशवरा करते हैं कि आप इधर जाओ, एक इधर जाओ। तो ये गोल दायरा लगाते हुए उसके बाद ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये आता है, रिक्शा स्टार्ट करता है। मेरे बच्चे पीछे से आते हैं तो एकदम ऐसे हो जाता है, तो मेरे बच्चे गुजर जाते हैं क्योंकि वो बच्चे ढूंढ रहे होते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद वो रिक्शा जब स्टार्ट करना स्टार्ट करता, रिक्शा स्टार्ट नहीं हुआ उससे। आगे क्या करता है, आगे इस कोशिश करता है कि बोरी में उठाया हुआ बच्चे को और पीछे गली के अंदर छोड़ता है। बाकी दूसरे कैमरों में वो आया होता है कि वो खाली हाथ आ रहा है, पूरा राउंड चक्कर लगा कर यहाँ खड़ा होता है। यहाँ हमारे घर वाले फिर उससे पूछते हैं कि हमारी बच्ची नज़र नहीं आई आपको, तो अब जवाब नहीं देता, सिगरेट पीता है, खामोश खड़ा था रिक्शे के पास। जैसे हमारे घर वाले बच्चे आगे जाते हैं तो ये उसके पीछे ऐसे मुड़ता है, देखता है उसको दोबारा। यानी मशकूक हालात हमने इसको कैमरे में देखे हैं इसके। देखिए, मुझे बताइएगा, आप इनके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, इस तमाम तर वाक़या आपको पता चला होगा तो आप ज़ाहिर सी बात है मिलने आए होंगे, तो क्या कहेंगे इस वाक़ये पे, इतनी अफसोसनाक जो इस दरिंदे ने हरकत की, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, सबसे पहले मेरे हमनामी हैं और मेरी भी बच्चियां हैं और इन पे क्या क़यामत सुग़रा गुज़री होगी वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हर वो आदमी जिसकी बच्चियाँ या बच्चे हैं, पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है, बच्चियाँ हों या बच्चे हों, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो अगर हम कंपेयर करें बाहर के हवाले से तो इस बंदे को अभी तक ये दुनिया से जा चुका होता। सऊदी अरब से, या मैं अब्रॉड रहता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, उनका कानून भी बहुत सख्त है। ज़रूर काफिर हैं वो, लेकिन उनका कानून बहुत सख्त है। इंग्लैंड का, कनाडा का, अमेरिका का, सऊदी अरब का, 1 महीने में इसकी गर्दन उड़ चुकी होती सऊदी अरब में या किसी भी गल्फ़ में, ठीक है। और रही अमेरिका की बात, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे चाइल्ड मोलेस्टर बोला जाता है। तो जब ये प्रिजन में जाता तो ये चाइल्ड मोलेस्टर के नाम से काउंट किया जाता, इसको प्रिजन में ही लोग मार देते। प्रिजन में पर्चा नहीं होता, एक नहीं मारता, उसको 8-10 बंदे उसको मार देते, ठीक है। दैट्स कॉल्ड चाइल्ड मोलेस्टर। तो ये लफ्ज़ अमेरिका के लिए बहुत बुरा है। अगर बाहर उसने किसी, जो कत्ल नहीं होता, बच्चे का कत्ल कोई नहीं करता, ठीक है, अगर उसने बाहर भी कत्ल कर दिया होता तो भी ये प्रिजन में जाके मारा जाता। और ये भी मुझे बताएं कि आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे पाकिस्तान की हुकूमत को? मुल्ज़िम तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन अक्सर जो है, जिस तरह से मैंने बाकी फैमिली मेम्बर से पूछा कि मुल्ज़िम भाग भी जाते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये वालिदैन से कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, हुकूमत से कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करें। आप किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि यार हुकूमत ये करेगी या हमें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा, सिंपल इज़ दैट, बॉटम लाइन। तो इनको तो यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। आप ऑन एयर में ये बात कह रहा हूँ, इनका 6, 7, 8 साल या 10 साल इनका केस चलेगा, इसके बाद वो साल या 1.5 साल में बाहर आ जाएगा। ये 9 अक्टूबर का इंसिडेंट है, अर्ली मॉर्निंग का। तो हमें ये इत्तला मिली थी अराउंड 8, साढ़े 8 बजे के करीब, साढ़े 8 बजे के करीब हॉस्पिटल से, कि जब वो बॉडी हॉस्पिटल लाई गई है।
उसके बाद हम फौरी तौर पे एक्टिवेट हुए और हमने अपनी 2 टीमें तश्कील दी। एक टीम को हमने हॉस्पिटल भेजा, डीएसपी साहब हॉस्पिटल गए उस टीम की सरबराही में। मैं गया क्राइम सीन के ऊपर। क्राइम सीन पे जाके जो हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के हिसाब से जो हमारी SOPs हैं उसको हमने फॉलो किया। हमने सबसे पहले जो शवाहिद इकट्ठे किए, हमने लोगों से पूछा, हमने CCTV को तलाश करने की कोशिश की, हमने क्राइम सीन को देखा जहाँ से बॉडी रिकवर हुई थी, वो तमाम चीज़ें हमने कब्जे में ली। लोगों से बातचीत करते करते विदिन 2 और 3 आवर्स हमें ऐसी क्रेडिबल एक CCTV मिल गई जिसमें मुलजिम नज़र आ रहा था। नंबर 2, हमें कुछ ऐसे सैम्पल्स मिले फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट इस केस में हम ये समझ रहे हैं कि है। तो हमने वो सैम्पल्स उठाए, उस CCTV की मदद ली। उसके बाद हमने किसी तरह से इसका नंबर जो है वो ऑब्टेन किया मुलजिम का, और फिर हमने अपनी कमांड को बताया और हमारी कमांड ने तमाम रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड किए। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई अंडरस्टैंडिंग, कोई एक माइन्यूट से माइन्यूट तर चीज़ को भी ऐसा नहीं छोड़ा गया है कि उसको एज ए पीस ऑफ एविडेंस ना लिया गया। बड़ी बड़ी इसके अंदर ऐसे एविडेंस हैं और इंशाल्लाह तो हम ये देखेंगे कि उसको सज़ा होगी इंशाल्लाह। इन्हीं एविडेंस पे जो कि एनालिसिस के लिए गए हैं, कोई भी उस बच्ची को वापस नहीं लेकर आ सकता। उनका इर्रिकवरेबल जो लॉस हुआ है वो ज़िंदगी भर के लिए उनका लॉस हुआ है और वी फील द पेन। उसे तो ज़रा सा प्रेशर भी देना है, उसके मुंह पे हाथ रख के तो बच्ची ने तो चले जाना। वो तो बेचारी बिल्कुल कूल थी और फिर अल्लाह का करम ये हुआ कि टेक्निकल असिस्टेंस और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हुए विदिन फ्यू आवर्स 8-10 घंटे में हमने इसको पकड़ लिया। अच्छा नाज़रीन, ये वो घर है, मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे वो मासूम बच्ची रहती थी और हमारे साथ इस वक्त वो चाचा उसके मौजूद हैं जो सबसे पहले उस बच्ची के जो लाश है वो लेने गए थे। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल थी जब आपको सबसे पहले ख़बर मिली? बच्ची कहाँ से निकली थी? बच्ची का घर ये है, ये हमारा गेट है, छोटा गेट है हमारा। यहाँ से बच्ची निकली थी और वो भागती हुई जो है ना वो सामने फुटपाथ पे नहीं आराम से वहाँ पे बैठ गई। वहाँ पे जब बैठी बच्ची हमारी, तो फिर वहाँ से जो है ना यहाँ पे उस दरिंदे ने इशारा किया होगा, तो वो बच्ची फिर वहाँ से जो ना आके ना यहाँ पे आ गई और यहाँ से हमारी बच्ची गायब। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि वो कैमरा जो था जिसकी CCTV बाद में नज़र आई, तो वो CCTV कैमरा कहाँ पे मौजूद था? वो कैमरा बिल्कुल वो सामने दरख्त के पीछे वो देख रहे हैं आप, वो कैमरा है। आप नाज़रीन अभी जो CCTV है, जो तमाम तर वाक़ये की CCTV बाद में मंजर आम पे आई, वो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इस कैमरे में जो है वो शख्स इस बच्ची को ले जाता हुआ नज़र आया। मुझे बताइएगा जब वो शख्स यहाँ पे मौजूद था तो बच्ची को उसने इशारा किया जिस तरह आप बता रहे हैं, फिर उसने उसके बाद क्या किया? वहाँ से इशारा किया, बच्ची वहाँ बैठी हुई थी, घर से निकली वहाँ 1-1.5 मिनट तो वहाँ बैठी हुई थी। वहाँ से फिर ये इस शख्स ने, यहाँ कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे वो खड़ा हुआ था, उसने ना इशारा किया कि आमना आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई हाथ में कोई टॉफ़ी कुछ चीज़ पकड़ी होगी, वो भागती हुई आ गई और जैसे वो यहाँ पे आई, इसने अंदर जो ना अपने घर लेके चला गया। अच्छा जी, ये अफसोसनाक सूरत हाल जब शुरू हुई तो ये दरिंदा शख्स जो है वो इस घर से निकला, बच्ची वहाँ मौजूद थी और ये वो घर है, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, ये वो घर है जिस घर के अंदर वो शख्स इस बच्ची को जो है लेके गया। उसके बाद क्या हुआ जब वो यहाँ पे था, अंदर जाके क्या सूरत हाल हुई, वो भी हम आपको बताते हैं। जी, तो ये वो घर है जहाँ पे उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने बच्ची को बुलाया इशारे देने के बाद और इस घर में लाके उस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुझे बताइएगा ये वो कमरा है जहाँ पे वो शख्स बच्ची को लेके आया है और उस बच्ची को यहाँ लाके ज़्यादती का निशाना बनाया? जी जी, ये वही जगह है, ये उसका वही कमरा है। यहाँ पे हमारी बच्ची को ला के ना और इसी जगह पे उसने ज़्यादती का निशाना बनाया होगा और उसको जो है ना गले में दुपट्टा कस कस के बांध के और उसको बोरी में डाल के और फिर जो है ना बोरी पीछे CC कैमरे में आ चुका है, कंधे पे डाल के लेके जा रहा है और पीछे गली में जाके ना घर मेन हॉल के पास उसने ना बच्ची को ना ऐसे बोरी से निकाला और फिर छोड़ दिया। मैं उस दरिंदे के घर में इस वक्त मौजूद हूँ और इसके घर के हालात, इसके घर के नज़ारे देख के आप भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इसका घर में खड़े होकर मुझे भी ऐसी कैफियत मेरे ऊपर तारी हो रही है कि
ये कोई पेशावर जो नशई जिनको कहा जाता है, जो दरिंदे होते हैं, जो इंसान नहीं होते, ये उस तरह का शख्स था। इसके घर में सिगरेट के डब्बे, नशा आवर चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसको देख के आप भी ये कहेंगे कि वाकई में कोई इस तरह का शख्स था जो शायद इंसान नहीं था। अब हम आपको उस जगह पे भी लेके चलते हैं जहाँ पे उस शख्स ने जो है, उस मुल्ज़िम ने, उस बेगैरत इंसान ने इस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया, बोरी में डाला, और वो जगह भी आपको दिखाते हैं जहाँ पे ले जाके उसकी लाश को इसने फेंका। अच्छा जी, ये वो जगह है जो जहाँ पे उस मुल्ज़िम ने उस बच्ची को ज़्यादती के बाद बोरी में उसकी लाश डाल के फेंका था। अब्दुल बासित साहब, मुझे बताइएगा, जब आपको इत्तला मिली तो कौन सी जगह थी जहाँ उस मुल्ज़िम ने आके ये सारा कुछ किया और वो बच्ची की लाश को फेंका? ये वाली जगह है जहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, हमने सबूत के लिए पत्थर रखा हुआ है, और इसी जगह पे बच्ची को उसने ना सर उस तरफ था और टांग इस तरफ इधर ही फेंक दिया था। जब मैं वहाँ से भागता हुआ आया, जब मैंने बच्ची को देखा तो उसके गर्दन पे दुपट्टा इतना कस कस के बांधा हुआ था। मैंने चीखें मारी, मैंने बोला, आमना, ये जुल्म किसने किया है बेटा, किसने किया है जुल्म? मैंने फटाफट उसकी गिठाने खोलना शुरू कर दी। 4 गिठाने दी हुई थी उसको कस कस के, और फिर जब उसको उठाया यहाँ पे तो हमारे घर वाले सारे आ गए थे, हमारे सिस्टर्स, हमारी भाभियाँ। जैसे ही हमने बच्ची को मैंने उठाया, उसमें तो कुछ ही नहीं था, वो तो ख़त्म हो गई थी। खुर्राम मच गया था पूरे इधर इस गली में। सारे हमारे मोहल्ले के लोग निकले भागते हुए। मैं बच्ची को भागता हुआ उधर घर लेके गया गली में, उसको वहाँ से फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में जब लेके गया, डॉक्टर साहब ने हमारे को बोला रिफायमा हॉस्पिटल है, तो कह रहे आपकी बच्ची एक्सपायर हो चुकी है। भाई, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि सुबह का वक्त था, जाहिर सी बात है, सुबह अमूमन लोग ऑफिसों के लिए भी निकलते हैं, स्कूल्स के लिए बच्चे निकलते हैं। तो जब इस मुजरिम ने ये तमाम तर ज़्यादती की कार्रवाई की, तो कोई ऐसा शख्स नहीं था इलाके में जिसने देखा हो, या इस गली में जहाँ मौजूद है जहाँ उसने लाके बोरी फेंकी, किसी शख्स ने उसको ये सब कार्रवाई करते हुए देखा हो? कोई यानी शाहिद मिला हो जिसने देखा हो कि बोरी ला रहा है? कैमरे में तो हमें मिल गया, ऐसा कोई शख्स मिला जिसने उसको रोका हो इस कार्रवाई से करते हुए? या क्योंकि सुबह के टाइम सब मौजूद होते हैं। नहीं, कोई शख्स नहीं मिला हमें, सीसी कैमरे के ज़रिए वो मिला है। उसने बोरी में पहले यहाँ पे लाश रखी, बोरी के अंदर ही पड़ी हुई थी। फिर आगे जो है ना, फिर यहाँ पे जो है ना, मेरी भाभी और वो लोग जा रहे थे यहाँ पे, पूछा भी इससे कि हमारी बच्ची को तो नहीं देखा है। उसके हाथ में बोरी भी थी, और फिर वो उस तरफ चला गया था, और जो है ना, यहाँ से पहले उसने झांका इस ग्रिल से, तो इधर कैमरे ने पकड़ लिया। आगे कैमरा भी दिखाते हैं वहाँ लोग। उसने बोरी से बच्ची को निकाला और बोरी को जो ना फिर अपने साथ लेके चला गया। अच्छा जी, ये वो गली है जहाँ पे उसने उस बच्ची की लाश को फेंका। उसके बाद वो इस दरवाजे से आया। उस दरवाजे से आने के बाद क्या कर रहा था वो? जब आप यहाँ मौजूद थे, आप जब पहुँचे, क्या सूरत हाल थी लाश फेंकने के बाद? लाश फेंकने के बाद यानी उसने यहाँ पे लाश रखी हुई थी बोरी के अंदर। उसने यहाँ पे इधर से झांक के यूँ देखा, सामने सीसी कैमरा है, उसने इसको जो ना पकड़ लिया। जैसे ही यहाँ पे उसने देखा कि कोई नहीं है, वरना फटाफट वहाँ से उसने बच्ची को बोरी से निकाला, कैसे ना उधर कैमरे में आना चाहता हूँ, और फिर उस बच्ची को वहाँ पे फेंका इस जगह पे, और बोरी लेके वो यहाँ से फरार हो गया, निकल गया यहाँ से। मैं आपको बताऊँ कि वो कैमरा है पीछे, जिस कैमरे में एक वो कैमरा था जहाँ पे वो घर पे ज़्यादती करने के बाद बच्ची की लाश को लेके आया, और ये कैमरा वो है जब उस मुजरिम ने, उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने बच्ची की लाश को इस गली में फेंका। उसके बाद ये वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे पे वो आया है, और आके उसने पहले देखा है कि आया उसको यहाँ के इलाका मकीन पड़ोसी देख तो नहीं रहे इस बदतरीन काम को करते हुए। और ये कैमरा है इस घर पे लगा हुआ है, जिस कैमरे में जो है वो नज़र आया है इस दरवाजे से निकलता हुआ, वहाँ बच्ची की लाश को उसने फेंका। जिसके बाद उसने यहाँ चेक किया, इधर उधर कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो उसको ये कार्रवाई करते हुए देख रहा हो। इस तमाम तर कार्रवाई, इस बदतरीन अमल के बाद जब वो मुल्ज़िम पकड़ा गया है, तो पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि वो मुल्ज़िम जो है वो रिक्शा ड्राइवर था। अगर आप देखें मेरे पीछे ये रिक्शे खड़े हुए हैं, यहाँ ये रिक्शा स्टैंड है जहाँ पे जाहिर सी बात है उसका भी रिक्शा खड़ा होता होगा। लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात है, ये जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ऐसे गुंजान आबाद इलाके कराची में बहुत सारे जगहों पे मौजूद हैं। पुलिस अपने नाके, अपनी पुलिसिंग, पेट्रोलिंग ऐसे इलाकों में तो ज़रूर करती है जहाँ रिहायशी इलाके हों। ये मेरे पीछे अगर देखें आप, तो ये नाला भी चल रहा है।
इन इलाकों में अगर पुलिस अपनी पेट्रोलिंग शुरू करे, हमारे पास एलीट फोर्स भी है, हमारे पास शाहीन फोर्स भी है जो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई है, लेकिन वो स्ट्रीट क्राइम फोर्स जो है वो इन इलाकों में नहीं आती। अगर वो इन इलाकों में, इन गुंजान आबाद इलाकों में, जहाँ दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है, अगर इन इलाकों में वो पुलिस फोर्स आ जाए तो शायद इस तरह के बदतरीन वाक़ियात हमारे सामने ना आएँ। अगर आप सोचें कि वो क्या कैफियत होगी जब वो बच्ची अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही होगी, सिसकियाँ निकल रही होंगी और इस दरिंदा सित इंसान ने उसके साथ ज़्यादती की। ना सिर्फ ज़्यादती तो एक ऐसा अमल है जिसके बारे में शायद जो सुने और जिस तरह से मैं बयान कर रहा हूँ मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन उस ज़्यादती के बाद जुल्म की इंतहा ये है कि उस मासूम बच्ची को उस दरिंदे ने कत्ल भी कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे घर में हमारी तमाम बच्चों को महफूज रखे और हमारे मुताल्लिका इदारों को, ख़ास तौर पे हमारी पुलिस को, उन इलाकों के साथ साथ ऐसे भी इलाकों में अपनी पेट्रोलिंग करने की हिदायत दे। मुझे और जाग प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाग।